आदाब। कुछ मुहावरे आपने बचपन से सुन रखे होंगे, जैसे आ बैल मुझे मार, आसमान से गिरा खजूर में अटका। फ़ारसी के मशहूर शायर अनवरी का एक शेर है फ़ारसी में, उसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ है कि आसमान से जो भी बला उतरती है सबसे पहले ये पूछती है कि अनवरी का घर कहाँ है। सिंधी की एक मिसाल है, किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। हुकूमत सिंध के साथ आजकल यही हो रहा है। सर मुंडाते ही एक के बाद एक ओला पड़ रहा है। रेंजर्स विफाक ये तो चलता ही रहता है, लेकिन आज बहुत अच्छा काम करने गए बिलावल भुट्टो जरदारी और कायम अली शाह सिविल हॉस्पिटल कराची बेनज़ीर भुट्टो शहीद ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह करने, जिसकी कराची के शहरियों को अशद ज़रूरत थी। लेकिन हुआ ये कि सेंटर का इफ्तिताह हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सेंटर के बाहर, बल्कि अस्पताल के गेट के बाहर जो ट्रॉमा था वो पूरे मीडिया पे छा गया। एक 10 माह की बच्ची और उसके बाप की कहानी आप दिन भर से सुनते चले आ रहे हैं। इसमें नया एंगल कुछ भी नहीं हो सकता, ज़ाहिर है कि एक अलमिया है, लेकिन फिर भी ज़रा क्या सर, अब एक तो बात यह है कि जब भी इस तरह का कोई सानिया पेश होता है, और जाहिर है अब हम स्क्रीन पे ये फुटेज देख रहे हैं, बाप बेबसी की इंतहा है, अपनी बेटी को उठाकर भाग रहा है, कोशिश कर रहा है किसी तरह इसकी जान बचे। एक तो ये है, उसके 5 मिनट नहीं लगते कि सियासी बयानबाजी, इल्ज़ाम तराशी, बल्कि पॉइंट स्कोरिंग होती है। और इस केस में भी तकरीबन ऐसा ही है कि हर एक सियासी पार्टी से कोई ना कोई बयान आया जिसमें 20% अगर 20% ताज़ियत की है तो 80% अपना मौक़िफ़ बयान किया है। निचोड़ ये है कि हम होते तो ये ना होता। अब अगर आप सोशल मीडिया पर आवाम की भी राय देख लें तो आज एक टॉप ट्रेंड था बिलावल इन्फेंट किलर, उसकी जवाबिया ट्रेंड पीपीपी वालों ने कोशिश की लॉन्च करने की, बिलावल केयर्स फॉर एवरी चाइल्ड। अब इसमें भी वही रस्मी बातें हो रही हैं। पहले हैशटैग में ये है कि जी इन सबको फांसी दे दो, ये तो हैं ही इस तरह के, हैं ही कातिल वगैरह वगैरह। दूसरे में जो बातें हो रही हैं वो कि ये पूरे मुल्क में ऐसा होता है, आप सिर्फ हमें सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं। कोई लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि जी आप ये देखें कि शायद बिस्मा पहले ही दम तोड़ गई थी, वो हॉस्पिटल पहुंचने तक पहले। फजूल बातें। एक और जो फजूल बात ये भी है ना कि वो बात कर रहे हैं कि ये जो गेट था ट्रॉमा सेंटर का, ये मौलवी अब्दुल हक रोड पर था। जो सिविल इमरजेंसी का मेन गेट है वो MA जिन्ना रोड पर है। लेकिन जाहिर है हम सब ने VIP प्रोटोकॉल बर्दाश्त की है, कभी ना कभी कभी लाते भी खाई हैं, बंदूकें भी हमारे पर लेवल हुई हैं। आपके पास भी इस तरह की स्टोरी? शारा फैसल पे मैं रोज़ाना आता जाता वहीं से हूँ। वहाँ होता यह है कि यार ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी थे, एक मामूली SP का भी जब एस्कॉर्ट गुजरता है ना तो उसके आगे पीछे जो गाड़ियाँ होती हैं, हालांकि वो खुद भी जिन्होंने राइफलें पकड़ी हुई हैं वो भी, उनकी हैसियत भी चूंटों से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, जो लोग असल गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं उनका नज़दीक, लेकिन ये चूंटे जिन्होंने हथियार पकड़े हुए होते हैं, मुझ जैसों को, आप जैसों को टक्कर मारते हैं, पुश करते हैं, गालियां देते हैं, और हज़ारों लोग शारा फैसल पे रोज़ाना इस ट्रॉमा से गुज़रते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब बयानबाजी इल्ज़ाम तराशी छोड़ दे, पहले हम सुन लेते हैं कि फैसल साहब अपनी ज़बानी क्या कह रहे हैं। फैसल साहब बिस्मा के वालिद साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं कि उनके साथ आज क्या हुआ, ज़रा एक दफ़ा सुन लें। यहाँ से हम बच्ची की कंडीशन ख़राब होने की वजह से गर्भ है तो हमने उठा के सेवल में उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। तो वहाँ पे रास्ते में उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब तो ये हुआ है कि वहाँ पे तो वहाँ पे हमें पुलिस और रेंजर्स के तकरीबन सुनने में आया कि कोई प्रोटोकॉल है, इनकी VIP प्रोटोकॉल के वजह से ये एरिया सील हुआ है, बंद हुआ है, यहाँ से आप नहीं जा सकते। अगर मैं वहाँ से नहीं जा सकता हूँ तो मेरी बच्ची की कंडीशन इतनी ख़राब हुई है भाई, मैं कहाँ से जाऊँ। तो कह रहे कि आप पीछे वाले रास्ते से जाएँ। वहाँ पे MA जिन्ना रोड में गए, वहाँ पे भी बिल्कुल गाड़ियों की इतनी बड़ी कतार लगी हुई है, मैं कहाँ से घुसूँ अंदर। तो फिर मैं घूम फिर के वापस यहीं पे आया हूँ। तो यहाँ पे आते ही मुझे पुलिस वालों ने बोला कि भाई यहाँ से आप नहीं जा सकते। तो मैं घुस के मैं अंदर गया तो फिर मेरे को आगे रेंजर्स के और पुलिस वाले और खड़े हुए थे। इमरजेंसी के गेट के पास भी मुझे रोका गया है कि आप नहीं जा सकते अंदर। तो मैं इनकी सुने बगैर मैं अंदर गया हूँ। तो डॉक्टरों को मैंने वहाँ पे दिखाया है तो उनने पूरी तौर पर, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करा। उन लोगों ने सही
और ट्रीटमेंट वगैरह डायरेक्ट इमरजेंसी आईसीयू में लेके गए। वो कह रहे कि अगर आप 10-15 मिनट पहले लेके आते हैं तो शायद कुछ हो जाता। ये मसनूई सांस में चल रही है, तो फिर 10 मिनट के बाद जो है ना बच्ची अब सियासतदान जो कहें सो कहें, हम ये नहीं कह सकते कि फैसल साहब इतनी बड़ी आफत के बाद झूठ बोल रहे होंगे या वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे होंगे। चले ये अगर काफ़ी नहीं है तो डॉक्टर सईद अहमद कुरैशी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सिविल हॉस्पिटल के, उनकी भी बात सुन लेते हैं कि इस नाले के बारे में उनका क्या कहना है। मैं तो कह रहा हूँ कि उससे गलती हुई है यहाँ रोड में। ये भी एग्री कर एक्सेप्ट करता हूँ कि रोड यहाँ ब्लॉक थे, वीआईपी मूवमेंट में ब्लॉक होते हैं। तो ये थे इनकी बातें। अब कुछ देर पहले ही वसत साहब टीवी पर मैं टिकट देखा था, पर्सनली इसकी तस्दीक नहीं करता। ये जो 10 मिनट की बात की है फैसल साहब ने, उस पर शायद नादिया गब्बोल बीबी जो आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही है, उनका कहना है इस टिकट के मुताबिक कि उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने 10 मिनट की बात की। अब वो डॉक्टर ट्रेस होता है या नहीं ट्रेस होता। चलिए, ये तो नादिया गब्बोल की बात हुई। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह जब मीडिया से बात कर रहे थे सिविल हॉस्पिटल पर, तो ट्रॉमा सेंटर की भी तो बात की, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो जवाब नहीं मिल सका। जरा एक दफ़ा सुन लें। ये और जो इक्विपमेंट है, लेटेस्ट इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट आ गया है। इंशाल्लाह ये जल्दी शुरू होगा। यहाँ ये न सिर्फ कराची के दोस्तों को कराची में एक गिफ्ट है मोहतरम आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, क्योंकि कहा यह जाता था कि कराची में सहूलत नहीं है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ पाकिस्तान में नहीं है, तो ऐसा प्रोजेक्ट आपको दिया गया है जिसमें हर किस्म की सहूलत होगी, हर किस्म की सहूलत होगी। जी वसत साहब, मेरे ख्याल में तो वज़ीर आला सिंध ने जो बच्ची की मौत का सवाल था वो इस सिचुएशन में अवॉइड करके मेरे हिसाब से तो अक्लमंदी का सबूत दिया, इसलिए कि जो लोग बोल सकते हैं उन्होंने क्या कमाल दिखाया वो इस शॉर्ट में सुनिए। हंगामा खेजी से कुछ हासिल नहीं होता। हमें हर एक की सिक्योरिटी का भी असर और ख़बर रखनी चाहिए। यकीनी तौर पर अगर चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे थे तो उनका भी कुछ न कुछ प्रोटेक्शन होता है, और हमारे से सबसे ज़्यादा अजीज़ तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जिनके फैमिली पर, जिसकी पार्टी पर अक्सर व पेशतर सिक्योरिटी के कंसर्न्स रहे हैं। हमने अगर कुछ सिक्योरिटी रखी तो उसमें भी यकीनन पाकिस्तान की सालमियत को नज़र में रख के रखी, क्योंकि इन लोगों की सालमियत पाकिस्तान की सालमियत भी बन जाती है। मैं माजरत करता हूँ अगर ऐसा वाक़या हुआ है, लेकिन यकीनन एक सेकंड भाई, मैं जवाब नहीं ऐसे नहीं करो। बाकी यकीनी तौर पर उन वालिदैन से हमदर्दी कर सकता हूँ। तो बाज़ औक़ात बोलना भी अजाब बन जाता है। अगर ये निसार साहब चुप रहते तो ज़ाहिर है बेहतर था, फिर उज़रे गुना बदतर उस गुना ज़ाहिर है। इसे ही कहते हैं। शाम को इन्हें होश आया कि कुछ डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, तो सुना है कि वज़ीर आला सिंध लियारी गए उस वालिद के घर पे और उसे तसल्ली दी और उसके बेटे के लिए कोई नौकरी वोकरी का ऐलान किया है। लेकिन वो जो कहते हैं ना, बातों से मेरा ज़ख्म तो अच्छा नहीं होता, बिल्कुल वो वाला मामला। मुबशिर को हमें भूलना नहीं चाहिए। मुबशिर दूसरे एंड पे इस्लामाबाद में मौजूद है। मुबशिर, आपने हमारी गुफ्तगू सुन ली, कुछ कह दें आप भी। मैं क्या कहूँ वसत साहब, बिस्मा की ज़ाहिर है मौत से पाकिस्तान की सालमियत पे तो कोई असर पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो एक इंसान तो थी नहीं, एक चूंटी थी कि कीड़े मकोड़ों की तरह तमाम जो लोग बर्दाश्त करते हैं। हम भी जब बिल जमा कराने जाते हैं तो एक साहब कहीं से निकल के आ जाते हैं और वो सीधे बैंक मैनेजर के पास जाके बिल भी जमा करा देते हैं। कहीं टिकट की लाइन में लगे होते हैं तो वहाँ पर भी 2-4 साहब कहीं से जानने वाले निकल के आके अपना टिकट लेके चले जाते हैं और हम मुंह देखते रहते हैं। तो ये कोई आज की कहानी है नहीं, और ये उसी शिकस्ता निज़ाम का एक और झलक है जो हम रोज़ देखते रहते हैं। अब इतने बेहिस हो गए हैं कि हम उसमें भी जो है टेलीविज़न रेटिंग्स के लिए और सियासी बयानबाजी के लिए सियासतदान ज़ाहिर है मौजूद हैं। तो बिस्मा को क्या फ़र्क पड़ता है, वो बेचारी दोबारा जा कर के उसी के पास चली गई है जहाँ से वो आई थी, और ज़ाहिर है जन्नत में ही जाएगी, इतनी मासूम बच्ची।
लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी किस कैपेसिटी में वहाँ आ रहे थे, सॉरी टू से, मतलब वहाँ इफ्तिताह करने के लिए क्यों बुलाया गया। भाई ट्रॉमा सेंटर अगर आप लोगों के लिए खामोशी से भी खोल सकते हैं, उसके लिए तस्वीरें खिंचवाना या क्या साबित करना मकसूद है? क्या वो उनके ज़ाती पैसों से कायम किया गया है? क्या वो जो है उस पर उन्हीं का हक़ है इफ्तिताह करने का? अगर बेनज़ीर भुट्टो शहीद होती तो मेरे ख़्याल में वो भी ये सारा कुछ देखकर वो ख़ुद भी ट्रॉमा में चली जाती कि ये हो क्या रहा है। ये मेरे नज़दीक में एक बात का मैं इजाफा भी कर लूँ कि सॉरी मुबाशिर कि अगर आपकी पीपीपी लीडर्स के साथ कंपेयर करें तो जो बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आई है वो फिर कदरन मैच्योर है। अच्छा, इस वक्त चूँकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुबशिर की ये बात ठीक है कि ये सिर्फ बिलावल या बिस्मा की मौत का मसला नहीं है, ये नेशनल एटीट्यूड की बात है। ब्रेक के बाद हम इस पे भी थोड़े से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले यही बात हो रही थी कि अगर हम बाकी पीपी की क़यादत से कंपेयर करें तो बिलावल, जिसको हमेशा नाबालिग और इमैच्योर कहा जाता है, उनकी स्टेटमेंट फिर भी थोड़ी बहुत मैच्योर है और इस वक्त पर आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब डैमेज कंट्रोल की फेलियर की हम बात करें तो जो पीपी की मीडिया सेल से जो बयान आया है उसमें एक 10 माह की लड़की का जिक्र है, नाम तक नहीं लिया। तो अब अच्छा, मैं जो हूँ ना, इसकी मुबशिर ने जो बात की थी ना नेशनल एटीट्यूड की, जी, मसलन बेशुमार वाक़यात हैं। यानी कराची में जब भी कोई भी आए यही होता है, भले वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, भले प्राइम मिनिस्टर हो, ममनून हुसैन साहब, इख्तियारात से ज़्यादा इख्तियारात कम नज़र आते हैं लेकिन प्रोटोकॉल उनका बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो ये जो सूरत हाल है, मैं आपको एक वाक़या बताऊं, कोयटा गए थे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, जब उस ज़माने में बलूचिस्तान पैकेज की बात हो रही थी। रक्शे में एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया है इसलिए कि सड़कें बंद थी। बिल्कुल इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं लेकिन रिपोर्ट कम होते हैं और ये सब इसमें शामिल हैं। होता यह है कि जब हम होते हैं अपोजिशन में तो उस वक्त हमें वीआईपी प्रोटोकॉल बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक दफ़ा जब गाड़ी पे झंडा लग जाए तो उसके बाद यार हम ही रह गए हैं ये प्रोटोकॉल ख़त्म करने के लिए, अभी तो मज़े ले लो, इस तरह की एटीट्यूड होता है। लेकिन बाज़ औक़ात मैं ये समझता हूँ कि हम जितनी भी बातें कर लें लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, तस्वीर का इम्पेक्ट 1000 लफ्ज़ों से ज़्यादा होता है। लाल बैंड का एक गाना जिसकी जानिब मुबशिर ने तवज्जो दिलाई थी वो मैं पेश करना चाहता हूँ, उससे आपको केस पूरा का पूरा समझ में भी आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि करना क्या है। जी दिखाइएगा वो ज़रा गाना।
जी NA 154 लोधरा का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा तकरीबन मुकम्मल हो ही गया है और बिल आखिर PTI के जो स्टॉलवर्ट हैं जहांगीर खान तरीन वो जीत गए हैं लोधरा से और उन्होंने नून लीग के सिद्दीक बलोच को तकरीबन 35,000 से ज़ायद वोट से हरा दिया है और बड़ी कामयाबी है PTI के लिए। ये वो सीट थी एक जिसके बारे में कहा जाता था कि PTI का कहना था कि यहाँ धांधली हुई है और धांधली से जीते हैं सिद्दीक बलोच। फिर सिद्दीक बलोच को बाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने नाअहल करार दे दिया तमाम उम्र के लिए इस बिना पर कि उनकी तमाम डिग्रियाँ जाली थीं, मगर फिर उन्होंने अपील की और आखिरी वक्त में हाई कोर्ट ने उन्हें दोबारा से एलिजिबल करार दिया ये इलेक्शन लड़ने के लिए और अब बिल आखिर वो बाहर हो गए हैं और असम्बली में अब जहांगीर खान तरीन PTI के वो दोबारा दाखिल होंगे। तो PTI के लिए यस एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसका असर किस चीज़ पे क्या पड़ेगा मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी है हमें ये बताने के लिए। अब इवेंचुअली तो चीज़ें अगले इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगी, लेकिन PTI के पास एक पॉइंट बहरहाल होगा कि जनाब देखें एक सीट जैसे जिस पे धांधली हुई थी हम पहले से कह रहे थे अब हम जीत गए हैं, तो ज़रार ये है लोधरा का हाल। जी हाँ, अब जहांगीर बिल्कुल असेंबली जाएंगे और अभी उनका हाल में ही अभी मेरे ख्याल आधे घंटे पहले ही उनका बयान आया है कि जो नवाज शरीफ साहब ने एक मेरे ख्याल 2.5 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था लोधरा के लिए वो मैं अब असेंबली में जाके उनसे लूँगा। अब ये भी जाहिर है ये कोई डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बात नहीं है कि एकदम इलेक्शन से पहले इतना बड़ा पैकेज अनाउंस करने का मकसद क्या है। ये एक चाल होती है टू विन ओवर द वोटर्स। एक और बड़ी मज़ेदार चाल ये भी थी कि एक और कैंडिडेट को खड़ा किया गया था जिनका नाम भी शायद जहांगीर ही था और उनको सिंबल दिया गया था बल्लेबाज का। आप यह देख सकते हैं कि बिल्कुल बल्ले के साथ ही बल्लेबाज है। तो ये भी कम से कम जहांगीर तरीन और PTI तो कह रही थी कि ये नॉटी टैक्टिक्स के कहीं कोई ना कोई गलती से बल्लेबाज पर ठप्पा दे दे, बल्ले पर ठप्पा नहीं। 19 वोट जाया हो गए, 19-20 में ख्याल है जिसे हम कहते हैं ना 19-20, तो 19-20 का ही फर्क पड़ा है। मतलब वोटर्स इतने भी अल्लाह करम से बेवकूफ नहीं है। एक और खुशी की बात ये भी है मोहसिन साहब के जैसे आप क्या पता ये भी हो सकता है ज़रार के बल्लेबाज के वोट बल्ले को पड़े। नून लीग वालों ने ये सोचा हो कि नहीं कि नून लीग के वोट बल्लेबाज को पड़ गए। उन्होंने सोचा हो कि शायद ये भी कोई ऐसी चाल है कि बल्लेबाज को ला करके जो है ना बल्ले को हराने के लिए, तो उन्होंने सिद्दीक बलोच से ज़्यादा बल्लेबाज पे ठप्पे लगा दिए हों। हाँ, ये ओवर स्मार्ट होने की डाउन साइड है एज दे से। तो चूंकि ये ज़िमनी इलेक्शन था लिहाजा मेरा ख्याल है इतना ही कोटा। एक चीज़ है आपने भी ब्रेक में अब बयान कर रहे थे कि ये वही हल्का है उन 4 हल्कों जिनको खोलने का मुतालबा किया था, तो जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। हाँ, तो अब आई होप कि यहाँ कहानी ख़त्म हो जाए। अभी सियालकोट का हल्का है और अगर 2017 में वो खुदा न खास्ता खुल गया तो 2017 में PTI मुतालबा करेगी कि 2013 के इलेक्शन कैंसिल करवाने के बाद इस वक्त जो है वो इलेक्शन करवाए। चले लेट्स सी ये जान नहीं छूटने वाली अगले 2.5 साल तक। वो सर ये जो है ना ये इसका एक बैकग्राउंड है इस सारी सूरत हाल मेरी, क्योंकि बात भी हुई जिस रिपोर्टर ने उनके साथ बात की है तो मेरे ख्याल में जनरल कियानी जिनको अब 2 साल हो गए रिटायर हुए हुए, तो उनकी तरफ से वजाहत है। ये इंटरव्यू कम है क्योंकि हुआ ये था कि जब शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौज ने ऑपरेशन शुरू किया उससे कुछ देर पहले, कुछ अरसे पहले साबिक ISPR के जो तर्जुमान थे जनरल रिटायर्ड अतहर अब्बास, वो आए थे अचानक मीडिया के ऊपर और उन्होंने कहा था कि जी जनरल कियानी जो है वो मुखालिफ थे शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के। और उस वक्त एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि एक शदीद क्रिटिसिज्म हुआ था कि फ़ौज लेट गई है, मतलब ताख़ीर से गई है शुमाली वज़ीरिस्तान में, वरना जो है जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं, ख़ुसूसन 16 दिसंबर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या, वो शायद ना होता। इस तरह का तासुर देने की कोशिश की गई और ज़ाहिर है उन पर 2 साल की कदगन थी तो उस वक्त तो वो बोल नहीं पाए। साथ ही उन्होंने थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो ज़रबे अज़्ब को भी वो किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके और उनका ये कहना था कि इसी वजह से वो ऑपरेशन नहीं कर रहे थे कि ये तालिबान जो है निकल के पूरे मुल्क में फैल जाएंगे। आपने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया, उन्होंने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि तालिबान
या तो अफगानिस्तान चले गए हैं या फिर कराची में जाकर के वो तो जाहिर है उन्होंने कहा, लेकिन तीन उन्होंने जो मेजर पॉइंट्स है, ये तो उन्होंने अपने दौर का कहा ना, सफाई पेश की। तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जो सऊदी लेड अलायंस है इस वक्त 34 ममालिक का, उसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए। अब इसको आप जिस तरह चाहें इस पर तबसरा करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि चीन पहली दफ़ा अफगानिस्तान के मसले में इंटरेस्टेड है, लिहाजा कवी उम्मीद है कि तालिबान से जो मज़ाकराती कोई हल है उसकी उम्मीदें पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं मौजूदा फ़ौजी क़यादत की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, इससे उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, लिहाजा मैं चुप हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही मुबश्शिर, आई मीन आई एग्री विद यू कि ये उनकी वजाहत है। अरब न्यूज़ की सब्सिडियरी उर्दू न्यूज़ में ये वजाहत क्यों छपी है? अब जाहिर है कि पाकिस्तान इंटरव्यू उसी ने लिया ना, इंटरव्यू उसी से लिया है, लेकिन अब अगर ये इंटरव्यू कयानी साहब देना चाह रहे थे, मेरे सिर्फ इतना सवाल है कि बहुत पाकिस्तानी अखबार हैं, बहुत मीडिया हाउसेज हैं जो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं इसी चीज़ का। अब ये मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्टिंग इस पर कल हुई है, अखबारों में आई है। अब मसला क्या है कि मुझे इसकी सोर्स नहीं मिल रही थी, तो मुझे शक था कि ये वो उस तरह का इंटरव्यू ना हो कि एक जो बनता है टेबल पे, जो बनता है टेबल पर, और जिस अखबार में ये छपा कहा जाता है कि छपा गया वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उर्दू न्यूज़ एक उर्दू न्यूज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये चीज़ इस चीज़ की वजाहत करनी थी ना कि उर्दू न्यूज़ में ये छपा है या नहीं है। एक मुझे 2 सेकंड का क्रेडिट देना होगा कि बहुत सर्च करने के बाद आखिरकार पंचकुला साहब है ट्विटर पर, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे विद मास्टहेड, सो थैंक यू वेरी मच। फाइनली ये तो कंफर्म हो गया कम से कम कि ये एग्जिस्ट करता है। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कियानी साहब को दूर दराज के गैर मारूफ अखबार को इंटरव्यू देने की क्या, यहाँ बड़े से बड़े दिग्गज अखबार मौजूद थे, तो मेरा ख्याल है कि कियानी साहब को फ़ोन लगाए बगैर इसका जवाब नहीं मिलेगा। आज तो टाइम नहीं है फ़ोन लगाने का, बाद में कोशिश करेंगे। फिलहाल एक वक्फा सर, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ अगर आप कहें तो। जी सर, ये ऐसे इंटरव्यू अगर आपको याद हो, जब जनरल पाशा ISI चीफ बने थे तो पहला उन्होंने जो इंटरव्यू, पहला और आखिरी इंटरव्यू जो दिया था वो डर स्पीगल को दिया था, जो जर्मन एक मैगज़ीन है। और उसके अलावा अब ये जो उर्दू न्यूज़ को भी इंटरव्यू दिया गया, तो हमारे जो फ़ौजी आला हुक्काम हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ़ॉरेन न्यूज़ एजेंसीज़ को या फ़ॉरेन न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यूज़ दें। और एक बड़े मज़े का वाक़या है, जब ये AQ खान की न्यूक्लियर ब्लैक मार्केटिंग वगैरह का चक्कर चल रहा था, जनरल मुशर्रफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो जब सहाफ़ियों ने कहा कि जनाब मुशर्रफ साहब आपने क्यों हमें एतमाद में नहीं लिया, ताकि हम नेशनल एक इंटरेस्ट का मामला था तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिपोर्ट कर लेते, तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने तमाम सहाफ़ियों की तरफ कहर आलूद नज़रों से देखा और कहता मैं आपको बताता, आप लोग एंगलिंग करते हैं, आप लोग ये करते हैं बस। तो यही उनका रवैया तमाम सहाफ़ियों के साथ हमेशा ही होता है। ये एक तो दुरुस्त रवैया है और हमारा रवैया यही है। और हमें भी एक सहूलत है कि यार बाहर चीज़ छपी है, मिन्नो अन जो है हम छाप रहे हैं, अब उसमें जो कुछ भी छपे जिम्मेदारी न्यूयॉर्क टाइम्स जाने, हुकूमत पाकिस्तान जाने, हम तो सिर्फ छाप रहे हैं, हमारी भी जान छूट जाती है। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। ईद मिलादुन नबी आजकल मनाई जा रही है आलम इस्लाम में। इस मौके पे एक ख़बर भी आई है कि मलेशिया में पहली इस्लामी एयरलाइंस की परवाज़ों का आगाज़ हो चुका है। इसका नाम है रैनी एयर। यहाँ होता यह है कि जब सफ़र शुरू होता है तो उससे पहले बाजमात दुआ होती है, मुसाफिर भी दुआ करते हैं और अमला है वो भी दुआ करता है। दौरान परवाज़ अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी इंतज़ाम है। खाना यकीनन हलाल ही मिलेगा और एयर होस्टेसें जो हिजाब है के जो उसूल हैं उसको ऑब्ज़र्व करती हैं। इस एयरलाइन की बुनियाद इसलिए रखी गई कि कई जो मुसलमान थे मलेशिया में, उनका ख़याल था कि जो माज़ी करीब में 2 हादसात हुए हैं, मसलन मार्च 2014 में मलेशियन एयरलाइन का जो तैयारा लापता हो गया था और आज तक नहीं मिला, और उसके चंद ही माह बाद एक और तैयारा जो यूक्रेन के ऊपर से गुजरता हुआ मार गिराया गया। तो उनका ख्याल था कि ये सब इज़ाब इलाही का नतीजा है, क्योंकि
एयरलाइंस जो हैं वो प्रोटोकॉल ऑब्ज़र्व नहीं करती। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये जो रैनियर है इसका क़याम अमल में आया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस एयरलाइन के जो मालिक हैं वो एक हिंदू फैमिली है और जिसने ये काम किया है। और दूसरा वसत, अगर मुझे इजाज़त दें जी जी जी, तो मैं ये पूछने की जसारत करूं कि फिर तो ये तैयारा जिसके जो उड़ेगा ये भी मुसलमानों ने ही किसी मुसलमान ने ही बनाया होगा? नहीं, ऐसा जाहिर है कि नहीं है। बहरहाल एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उसको कैटर करने के लिए, और इस एयरलाइन के जो मालिकान हैं उनका ये कहना है कि ये चीज़ें हैं, हम आपको पहले से बता देते हैं, लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम। आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, अगर आप शॉर्ट्स में भी सफ़र कर रहे हैं या कुर्ते पाजामे में भी सफ़र कर रहे हैं, इससे हमें कोई मसला नहीं, लेकिन हम आपको इस तरह इंटरटेन करेंगे और हमारी परवाज़ का प्रोटोकॉल ये होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर मैं यही कहने वाला था कि टिकट खरीदने के लिए अशर्फियाँ देनी पड़ेंगी बैठने से पहले दुआ ही पढ़नी चाहिए जो इनका ट्रैक। अच्छा, ये कोई नई एयरलाइन नहीं है। इससे पहले जो रॉयल ब्रुनाई एयरलाइन है वो सऊदी अरेबियन एयरलाइन और ईरान एयर, उसमें भी ये इस्लामिक जो एहतियातें हैं इनका पूरा सा पहले से ख्याल रखा जाता है। अच्छा, रॉयल ब्रुनाई एयरलाइन की बात है तो वह अचानक एक ख़बर मेरे जहन में आ गई कि क्रिसमस आ रहा है परसों। जी जी बिल्कुल। तो ब्रुनाई की जो वजारत मजहबी उमूर है उसने क्रिसमस के मौके पे चरागा, मजहबी मौसीकी और क्रिसमस जुलूस या क्रिसमस ट्री की सरेआम जो इल्यूमिनेशन है या चरागा हैं उस पर पाबंदी लगा दी है। वजारत का ख्याल है कि इस तरह की चीज़ों जो मुसलमान अक्सरियत है उसका अक़ीदा मजरूह हो सकता है। अच्छा, बड़ा कमज़ोर अक़ीदा है। इस माह के शुरू में जो मसाजिद के इमाम हैं उनकी अंजुमन ने भी ये कहा था कि इस तरह की जो तक़रीबात हैं अक़लियत की जानिब से उनके इनक़ाद से जो मुसलमान अक्सरियत है उसमें नमूद व नुमाइश और फ़ुरूआत को फ़रोग़ मिल सकता है। क्रिसमस तक़रीबात सिर्फ़ ईसाई अपने अहाते में ही मुनक़्क़िद करें और उसकी भी हुकूमत से पेशगी इजाज़त लेनी ज़रूरी है। अच्छा, ब्रुनाई में वैसे बादशाहत है मगर शरीयत भी नाफिज है। और मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि ये जो क्रिसमस की तक़रीबात पे तो ठीक है आपने पाबंदी लगा दी है, लेकिन ये वही ब्रुनाई है जिसके सुल्तान थे हसन अल बुल्क़िया जो इस वक्त 67 साल के हैं। इनकी 50वीं सालगिरह पे माइकल जैक्सन का एक कॉन्सर्ट हुआ था ब्रुनाई में। 10 लाख पाउंड यानी 15 लाख डॉलर हज़रत माइकल जैक्सन को उन्होंने नज़र पेश की थी। मतलब इन चीज़ों से आखिरकार इस्लाम खतरे में नहीं आता है ना, अगर आप माइकल जैक्सन को बहुत सारे पैसे दे दें। और तो खुशी का हो सकता है क्योंकि एक ज़माने में आपको याद है ये भी खबर फैल रही थी कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो हो सकता है कि सुल्तान ऑफ ब्रुनाई यही सोच रहे होते थे। क्यों वो बजट, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, मैं तो अभी तक उसी एयरलाइन में ही फंसा हुआ हूँ और मेरे जहन में सिर्फ एक जुमला आ रहा था कि कम से कम इस्लामी परवाज़ों का फ़ायदा ये होगा कि मुसाफिरों को एडवांस में कलमा पढ़ने का मौका मिल जाया करेगा, क्योंकि जो मलेशियन एयरलाइन सफ़र करना है ना तुम्हें कहीं उससे जाना है, मतलब दूर बैठे हुए आप तबसरे कर रहे हैं। जिन्होंने सफ़र करना है वो तो खुश है ना उस एयरलाइन से। बिल्कुल। चलिए, ब्रुनाई को छोड़कर कुछ हज़ार मील दूर चलते हैं ज़रा मोरक्को। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो नज़र आई है। अब आपको पता है अक्सर किसी भी मुल्क में जब ख़वातीन भागती हैं, बाज़ार में जाती हैं कहीं भी, तो बहुत सारे, अब मैं क्या कहूँ, मैले इंसान होते हैं, मर्द होते हैं जो किसी तरह भी से ख़वातून हो उनको छेड़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो शायद उनकी मर्दानगी में कमी आ जाती है या जो भी। एक ऐसे ही शख्स था जिसने मोरक्को में एक खातून को छेड़ने की कोशिश की। उसके साथ क्या हुआ सर आपको दिखा देते हैं। ये अगर आप शुरू से इसको दोबारा देखना होगा कि एक खातून है, बैकग्राउंड में है, वो चल रही है, पीछे से एक शख्स आते हैं, उनको छेड़ते हैं। एक वो उसको पंच मारती है इतने ज़ोर से कि वो 5 फुट गिरकर साइड वॉक पर उसका सर लगता है और अगले 2.5 घंटे तक वो बेहोश रहता है। तो और खातून को देख के मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई सेल्फ डिफेंस क्लासेस ले रही हैं या ऐसे कुछ, लेकिन पॉइंट है कि थोड़ा मोहतात हो। जज्बा और बड़ा अच्छा हुआ है आई थिंक। चले ठीक है, इसी के साथ ही ये प्रोग्राम भी रोल बैक कर देते हैं। आई थिंक सो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी वक्त। खुदा हाफिज़।